हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत एंड एज़ यू नो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 28 जैन को। सो हम क्या करेंगे, आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस सीरीज़। सो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 20 क्वेश्चंस डेली। ठीक है, अब 20 क्वेश्चंस है, एज़ यू नो कि ये 10 मार्क्स का है। जो आपकी साइंस सीरीज़ हैं कितने मार्क्स की हैं, 10 मार्क्स की। सो यू नो कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपको बेसिकली डेली बेसिस पे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे पास कितने होंगे, 2 सेट हम डिस्कस करेंगे। और हर एक सेट में कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, तो अराउंड जब 28 जैन से पहले पहले अराउंड हम 250 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके होंगे। कितने, 250 क्वेश्चंस। सो आई थिंक इट इज़ रियली वेरी ग्रेट, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। सो हमने क्या करना है, अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं अच्छे से एक्सप्लेन हुआ या आपको समझना हो, सो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल डू इज़ कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, अगले दिन से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज़। ओके, तो ऐसा चलेगा। नाउ अगर हम बात करें कि अबाउट 30 मिनट्स, ये 25-30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होगा। अराउंड हम 25 मिनट्स लगाएंगे और 25 मिनट्स में हम लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेस टाइम और मोर नॉलेज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वी वांट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो विद इन द लेस टाइम। सो दिस इज़ आ एजेंडा। ओके, सो आई होप यू आर रेडी विद योर नॉलेज, और लेट्स सी कि आपको कितना और चाहिए है और आपको कितने कुछ न्यू क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। एंड लेट्स सी वी गो फॉर द बेस्ट एंड यू स्कोर वेल, क्योंकि ये 10 मार्क्स का पूरा साइंस सीरीज़ है। तो यू नो कि एक एक मार्क्स से यू कैन गेट सिलेक्टेड, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो लेट्स स्टार्ट विद योर सेट वन। अब हम पढ़ेंगे सेट वन में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, व्हेन वी आर गोइंग विद द क्वेश्चन, आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए एंड अपने कोई पेज पे आप अपने आंसर्स लिखिए एंड देन गिव योर सेल्फ मार्क्स कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। और व्हाट यू कैन डू, इवन यू कैन गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड गो विद द वीडियो। लेट्स सी कि आप साथ साथ चलें एंड लेट्स सी कि कितने आंसर्स करेक्ट आते हैं। ठीक है, सो इट विल बी वेरी गुड, यू विल गेन नॉलेज, क्योंकि सब हर कोई कमेंट कर रहा होगा। सो इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इंटरेक्शन एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑडोमीटर ऑफ व्हीकल्स मेजर, क्या मेजर करता है, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी और नन ऑफ दीज। तो आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। ओके, सो योर आंसर इज बी, डिस्टेंस। आई होप सबने बी ही लिखा होगा। ओके, सो बेसिकली ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर एक बेसिकली डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल जो बेसिकली ये कैलकुलेट करता है कि कितना व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये ऑडोमीटर होता है। ये मोस्टली हमारे डैशबोर्ड जो होंगे, अगर आप अपनी कार की डैशबोर्ड देखोगे तो ये उस पर दिखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऑडोमीटर ऑफ व्हीकल क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। आई होप सबने आंसर लिख दिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द कयोटो प्रोटोकॉल क्या था। ओके, इट इज़ ए, रेगुलेट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, बी, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सी, कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और डी, नन ऑफ द अबव। सो प्लीज़ गिव योर आंसर्स। बेसिकली जो प्राइमरी एजेंडा है कयोटो प्रोटोकॉल का, वो क्या था, सी, कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इसका काम क्या था, कयोटो प्रोटोकॉल जो है ये 1977 में जापान ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, उसका मेन मकसद ये था कि वो रिड्यूस कर सके गैसेस को जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, एक ही क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल गया कि किसने अडॉप्ट किया था ये कयोटो प्रोटोकॉल, जापान ने। कब, 1977 में। ठीक है, यू गॉट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली वाटर कंटामिनेटेड। अब कौन सा इसमें से मोस्टली कॉमनली वाटर कंटामिनेटेड है, ए, कॉलरा, बी, डायरिया, सी, टाइफॉइड, और डी, पोलियो।
आई होप सबने अपना आंसर लिख दिया है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, डायरिया. अब डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है. अब देखा जाए तो कॉलरा और डायरिया जो हैं दोनों वाटर कंटामिनेटेड हैं, दोनों से ही बेसिकली ये दोनों वाटर से ही होती, कंटामिनेशन से ही ये डिजीज़ हो रहा है. पर मोस्ट कॉमन जो है वो डायरिया है, ठीक है. और ये मोस्टली इफ़ेक्ट करता है चिल्ड्रन को, जो 5 ईयर्स ऑफ एज से कम के होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है. ठीक है, किसको करता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट? जो 5 ईयर्स ऑफ एज से कम होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मोस्टली जो चिल्ड्रन होंगे उनको सिम्टम्स होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिजीनेस फील करती है, स्किन पेल हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी, डायरिया. आई होप सब अपने आंसर्स लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में और इवन इन योर कॉपीज़, एंड आई होप सब अच्छे ही स्कोर कर रहे होंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ डाइन, ए डाइन, बी साइमन, सी ओम, डी वोल्ट्स. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है? बी, साइमन. क्या होता है? बी, साइमन. सो बेसिकली अगर पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस होती क्या है. कंडक्टेंस क्या होते हैं? कंडक्टेंस बेसिकली क्या मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी ईजिली फ्लो कर सकती है फ्रॉम अ कंपोनेंट, ठीक है. तो बेसिकली जो कंडक्टेंस है वो क्या करता है? मेजर करता है कि कितनी ईजिली फ्लो कर सकती है इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंपोनेंट होगा उसके थ्रू. तो उसका ऐसा यूनिट क्या है? कंडक्टेंस. यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी पता चल गई कंडक्टेंस की. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ डैश इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ए, गैंजेटिक प्लेन, बी, सुंदरबंस, सी, ईस्टर्न घाट्स, या डी, वेस्टर्न घाट्स. Please write your correct answer. Your correct answer is D, Western Ghats. Okay. तो उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्या है. अगर आपको पता होगा इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं. जब हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं मतलब ये वो रीजन है, ये वो जगह है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ क्या होते हैं? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी. मतलब आपको हर तरह के क्या होंगे? स्पीशीज़ दिखते हैं. मतलब ग्रेट डिफरेंसेस या ग्रेट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दिखेगी. हर तरह के आपको हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? कौन कौन सी जगहें हैं? कौन से 4 हॉटस्पॉट हैं? ये तो जो डी है वेस्टर्न घाट, इट इज़ वन ऑफ देम. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. एक और होता है जिसको कहा जाता है हिमालयास, ठीक है. दूसरा क्या है? इंडो बर्मा. ठीक है. थर्ड आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स, और एक होता है दैट इज अ सुंदरलैंड. ठीक है. तो आपके क्या क्या आ गया? ए हिमालयस, बी इंडो बर्मा, सी सुंदरलैंड एंड डी वेस्टर्न घाट. तो आपके इंडिया में चार स्पॉट्स हैं, 4 हॉट स्पॉट्स हैं ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर. नाउ let's move on to the next question. How many servings of vegetable do we need each day? So how many servings of vegetables do we need each day? A 6 to 11, B 2 to 3, C 3 to 5, or D 1 to 2. Please write your correct answer. The correct answer is C 3 to 5. अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो कहते हैं कि अराउंड 5 सर्विंग्स जो हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मतलब 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए ऑफ द वेजिटेबल्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट. ओके.
Let's move on to the seventh question. The country of winds is A. India, B. China, C. Denmark or D. Netherlands. कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहा जाता है? कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है डेनमार्क को. तो करेक्ट आंसर इज सी, डेनमार्क. ठीक है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विंड पावर है. क्या है? विंड पावर है वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. दैट इज़ अराउंड 47% ऑफ जो पावर है वो डेनमार्क में ही है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी. Let's move on to the eighth question. Which is the most popular kitchen fuel in India? A. LPG, B. Kerosene, C. Coal or D. Firewood. मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल क्या है इंडिया में? इम्पॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के रिलेटेड है, सो यू शुड नो. तो हमारे इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है? ए. LPG, दैट इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. क्या यूज़ किया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. करेक्ट है. चलें आगे. नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस ए. स्लेक्ट स्लाइम, बी. क्विक लाइम, सी. लाइम वाटर और डी. कॉस्टिक सोडा. हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन क्या प्रोड्यूस करता है? स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर और कॉस्टिक सोडा. आई होप सबने अपने आंसर्स दे दिए होंगे. सो योर करेक्ट आंसर इज बी. क्विक लाइम. क्या है? बी. क्विक लाइम. अब अगर हम चलें, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन क्या प्रोड्यूस करता है? जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो क्या करते हैं? लाइमस्टोन क्या है? जब हम लाइमस्टोन को बेसिकली हीट करेंगे, जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं, ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या है? बेसिकली उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ठीक है. जब वो हीट हो गया या डिकम्पोज हो जाता है तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्विक लाइम रिलीज करता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, अगर जब लाइमस्टोन जो होता है वो डिकम्पोज करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और वी कैन से क्विक लाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. सो व्हेन समवन आस्क अस कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज क्विक लाइम. ठीक है. चलें आगे. नाउ, विच वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया? तो क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सा वाइटामिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया के लिए? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन B12, सी. विटामिन सी और डी. विटामिन डी. चलो बताओ क्या होगा? सो योर करेक्ट आंसर इज विटामिन B12. विटामिन B12 जो होते हैं बेसिकली यही फॉर्मेशन करते हैं रेड ब्लड सेल्स की और एनीमिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. इसका दूसरा नाम भी आ सकता है कि पूछ सकते हैं विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज साइनोकोबालमीन. ठीक है. तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए. और इसका सोर्स क्या है विटामिन B12 का? अगर तुम्हें कोई पूछ ले विटामिन बी का सोर्स क्या है, तो मोस्टली ये एनिमल फूड होता है, दैट इज़ मीट, पोल्ट्री लो, और क्या खा सकते हो? शेलफिश, एग्स खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ. तो ये उसके थ्रू आप अपना विटामिन B12 की डिफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकते हैं. सो विटामिन B12 इज़ द आंसर. आई होप सबने पहले अपना सेट कंप्लीट कर लिया होगा. प्लीज़ चलो अपने आप को मार्क्स दो. अब लेट्स सी कि कितने करेक्ट आंसर्स आते हैं आउट ऑफ 10. लेट्स सी कितना स्कोर किया सबने.
आई होप यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन योर कॉपी एज वेल। देखो, लिखो और आपको पता चलेगा कि क्या है और कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जस्ट गो थ्रू इट कि आपका अगली बार वो चीज़ क्लियर हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सेट 2। हमारा सेट 2 क्या कह रहे हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Rocket works on the principle of conservation of A. velocity, B. mass, C. linear momentum और D. energy। रॉकेट जो है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, मास, मोमेंटम और एनर्जी। I hope you have written the answer. So your correct answer is C. linear momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि रॉकेट उस पर वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये लॉ ये कहता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और एक आइसोलेटेड एरिया हो, जो टोटल मोमेंटम होगी ना उसकी, वो हमेशा क्या होती है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन के वो हमेशा इक्वल होगी। क्या होती है? इक्वल होती है। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होगा तो मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है इस केस में, ठीक है। तो रॉकेट का भी वही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बेसिकली जब रॉकेट से गैस निकलती है, ठीक है, अब क्या होता है, रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब उसको बेसिकली वो गैसेस नीचे की तरफ रिलीज करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जो क्या होता है, मोमेंटम क्रिएट कर देती है ऑफ गैसेस बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ क्या होता है, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के अकॉर्डिंग तो रॉकेट क्या कहता है, रॉकेट को एक मोमेंटम मिल जाता है आगे जाने के लिए, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो रॉकेट जो है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही वर्क करता है। सो योर आंसर इज लीनियर मोमेंटम। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड वन। Lichens are a good bioindicators for A. environmental pollution, B. soil pollution, A. environmental radiation, B. soil pollution, C. air pollution और D. none of the above। लाइकन्स किस चीज़ के लिए बायो इंडिकेटर्स हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली जो लाइकन्स होते हैं ना, ये डिटेक्ट करते हैं बेसिकली जो टॉक्सिक एलिमेंटल पोल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है, ये उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जो होते हैं ना, ये उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए क्या कर लेते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं टॉक्सिक एलिमेंटल पोल्यूटेंट्स और रेडियो एक्टिव मेटल्स को, ठीक है। तो लाइकन्स गुड बायो इंडिकेटर माने जाते हैं एटमॉस्फेरिक मतलब एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Now the next question is the protocol which decided to completely phase out CFC is A. Cartagena Protocol, B. Montreal Protocol, C. Kyoto Protocol और D. Stockholm Convention। प्रोटोकॉल जिसने डिसाइड किया कि कम्प्लीटली फेज आउट करना है CFC को, तो कंफ्यूज मत होना, CFC क्या हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो किसने फेज आउट किया था? सो योर करेक्ट आंसर इज बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट,
ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अग्रीमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या था, इनका था कि हमें जो हमारी ओजोन लेयर्स हैं जो डिप्लीट हो रही हैं और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ CFC, उसको बचाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कयोटो, ये सब हैं। कयोटो तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पता चल गया। एंड कार्टेजिना किसके लिए था? कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल था ये मैनेज करता था मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली ये उसको मैनेज करता था जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था, ठीक है। एंड द लास्ट स्टॉकहोम, उसका क्या था? उसका एम था ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को ऑफ द एग्जिस्टेंट पोल्यूटेंट से बचाना, ठीक है। उसका एम क्या था स्टॉकहोम कन्वेंशन का? हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है और इन्वायरमेंट को इफेक्ट्स ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाना, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपको किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर देखो आपको एक ही क्वेश्चन से 4 नए प्रोटोकॉल्स पता चल गए एंड 4 प्रोटोकॉल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो आपसे किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट इट। सो नेक्स्ट इज 2 बल्ब्स आर रेटेड 40 वॉट जिसकी वोल्टेज है 220 एंड 60 वोल्ट दूसरे की है जिसकी 220 वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज सेम है, वॉट्स जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। ये बताया। देन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो रेशियो क्या होगा रेजिस्टेंस का? A 4:3, B 3:2, C 2:3 और D 3:4। आई होप सब ने अपने आंसर्स लिख दिए हैं। 2 बल्ब्स हैं, 2 वॉट के दिए हुए हैं, एक 40 वॉट है 60 वॉट है, पर तुम्हारी जो वोल्टेज है वो सेम है। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अगर तुम्हें पावर का पता होगा, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, है ना। अगर तुम्हें पता होगी पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, है ना। तो अब हमें रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको डायरेक्ट जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, अगर हम इसको निकाल दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? P जो है हमारे पास 2 हैं वॉट्स हैं, 2 पावर्स दी हैं, P1 और P2 दिए, सॉरी ओके। तो हमारा पावर क्या होता है? पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी पावर के। लेट्स टेक आउट। अब हमें वोल्टेज तो सेम दी है तो दैट इज़ कांस्टेंट ओनली, बट पावर हमें 2 दी हुई है, पावर 2 दी है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल्स टू 1/P, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब हमें 2 रेजिस्टेंस निकलेंगे, हमें रेशियो निकालना है 2 रेजिस्टेंस का, हमें 2 पावर्स दी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर हम इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू P2/P1। निकल गया। तो कितना हो गया हमारा R1/R2 का रेजिस्टेंस? अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो P2 क्या है? दैट इज़ 60 वॉट और P1 क्या है? दैट इज़ 40 वॉट। एक ये पावर दी हुई है और एक ये पावर दी हुई है। तो हमने रेजिस्टेंस निकाला, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा,
तो 3:2 हमारा आंसर है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज. अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है देन इट विल बी वेरी वेरी मच ईजी फॉर यू कि अगर आप उसके बारे में कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर? ए इंसेक्ट्स, बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सी मैन और डी एनिमल्स. So your correct answer is B, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है. बेसिकली ये फीड करते हैं डेड एनिमल्स और डिकेइंग सब्सटेंस पे, है ना. इनका खाना कहाँ से मिलता है? मतलब ये अर्थ को क्लीन करते हैं. ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं जो एरिया को क्लीन करते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए, ये सब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है. डोंट गेट कन्फ्यूज. जब अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह बैक्टीरिया फंजाई आ जाए, यू हैव टू राइट द सेम थिंग. अब ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई ही है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. स्टडी ऑफ डिजीजेस कॉल्ड एज ए बायोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी ओस्टियोलॉजी और डी कार्डियोलॉजी. Please write your correct answers. So the study of disease is called as B, pathology. ठीक है. So let's move on to the next question. 7th, amylases in saliva begin the breakdown of carbohydrates into A, fatty acids, B, polypeptides, C, amino acids और D, simple sugar. So your correct answer is D, simple sugar. अगर हम बात करते हैं जो एमाइलेज है, ये क्या है? एमाइलेज जो है ये बेसिकली जो एमाइलेज है वो क्या है? एक एंजाइम है. ठीक है. जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है दैट इज स्टार्च को एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो यही एंजाइम है जो स्टार्च दैट इज जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा. सो दैट इज अ अमाइलेज. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज डी, सिंपल शुगर. ओके. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. Washing of peeled vegetables removes the vitamin A, E, B, D, C, C and D, K. अगर हम जब वेजिटेबल्स धोते हैं तो कौन सा विटामिन वॉश ऑफ हो जाता है? जब अगर हम काटी हुई सब्जी को धोएंगे सो कौन सा विटामिन वॉश ऑफ होगा? प्लीज़ टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स और अपने आंसर लिखिए. सो योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ विटामिन सी आपका वॉश ऑफ हो जाएगा. क्योंकि अगर देखा जाए जो विटामिन सी और बी है ये क्या है? वाटर सॉल्यूबल है. तो वाटर सॉल्यूबल है मतलब आपका पानी ही वॉश ऑफ हो जाएगा. मतलब इसमें जितने भी विटामिन होंगे, मिनरल्स हैं, दे विल गेट वॉश्ड ऑफ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कि जब पील ऑफ के बाद उसको ना धोया जाए. ठीक है. कि आपके वेरियस न्यूट्रिएंट्स ना वॉश ऑफ हो जाए. जबकि आपको पता ही है ए, डी, ई और के ये क्या हैं? ये चारों ये फैट सोल्यूबल हैं. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन? ए कॉपर, बी लेड, सी जिंक और डी मर्करी. गैल्वनाइज करना आयरन के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, जिंक. जिंक को यूज़ किया जाता है कि आयरन को गैल्वनाइज करने के लिए. मतलब उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम जिंक यूज़ करते हैं. क्योंकि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है
कंपैरेटिवली आयरन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है आयरन पे, जिसकी वजह से रस्टिंग से उसको बचाया जाता है। तो गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को क्या यूज़ किया जाता है, जिंक मेटल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं। लेट्स सी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कॉजेज इथाई डिजीज? ए कैडमियम, बी क्रोमियम, सी कोबाल्ट और डी कॉपर। वी आर एट द एंड। आई होप सब नहीं अच्छा साथ साथ चल रहे थे और सबका ही अच्छा स्कोर रहा होगा। आई एम श्योर सबका ही अच्छा स्कोर है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए कैडमियम। ठीक है, नाउ बेसिकली ये जो इथाई डिजीज़ था, अब कैडमियम क्या है, एक तरह का मेटल है। ठीक है, और ये क्यों प्रोड्यूस होता है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं तो उसमें ना ये कैडमियम मेटल रिलीज़ होता है। तो बेसिकली ये जापान में देखा गया था 1960 में, ये डिज़ीज़ सबसे पहले देखा गया। और इसमें क्या था, सबसे ज़्यादा क्या कॉमन था, बोन पेन हो रही थी। क्या थी, अगर आ सकता है कि इथाई डिजीज़ में क्या होता है, बोन पेन होती है, सिवियर बोन पेन हुई थी। और किडनी डिसफंक्शन हुआ था। क्या हुआ था, किडनी डिसफंक्शन और बोन पेन, ये दो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखे गए थे जापान में। ठीक है, सबसे पहले जापान में इथाई डिजीज़ फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1960 में। ठीक है, तो देखो यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन निकल गए कि इथाई डिजीज़ कहाँ सबसे पहले देखा गया, जापान में। कब, 1960 में। उससे क्या क्या होता है, किडनी डिसफंक्शन एंड बोन पेन। देखो एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे 3 नए क्वेश्चंस बन गए। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एंड वी हैव कम टू एन एंड। हमने टुडे 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू हैव रिटन योर आंसर्स एंड यू हैव सीन कि आपके कितना स्कोर है। और ऑलमोस्ट सबके अच्छा ही स्कोर होना चाहिए। कहीं प्रॉब्लम हुई, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। प्लीज़ इन योर कमेंट बॉक्स कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड विल डिस्कस इट टुमारो। जाने से पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम वही डिस्कस करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द लेक्चर 2। ओके, so I see you tomorrow for your next lecture 2. All the best and have a good day. Thank you.